पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाए थे, जिसमें से एक बहुत अहम कदम था कि जो सीनियर मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अनवेलकम इन इंडिया डिक्लेयर किया था। और यहां पे भारत सरकार ने वियना कन्वेंशन को इन्वोक किया था। तो वियना कन्वेंशन से जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं इस वन शॉर्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिफोर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। दोस्तों, वियना कन्वेंशन शुरू करने से पहले आपको मैं दो लोगों की बात बताना चाहता हूं जिनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया था इन द पास्ट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि केवल डिप्लोमैट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करते हैं। अब यहां पे देखिए, ब्रैड पिट ने एक मूवी में काम किया था 1997 में, 7 Years in Tibet, जिसमें उन्होंने उस मूवी में सिंपैथी दिखाई थी दलाई लामा के साथ, और जो चाइना की अट्रॉसिटीज हैं या जो चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है तिब्बत को, उसको भी एक्सपोज किया था। अब इस मूवी के बाद चाइना ने भी ब्रैड पिट को, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर है, नोटेड हॉलीवुड एक्टर है, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया था अंटिल 2014 के बाद 2014 तक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो चाइना में वेलकम नहीं है। उसके बाद उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी। नॉट ओनली ब्रैड पिट बट ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जब वो अपने इलेक्शन कैंपेन पे जब अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने एक पर्टिकुलर कैंपेनिंग इवेंट में यह कहा था कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक स्टुपिडिटी कमिट करी है पैनामा कनाल को फ्री में देके टू पैनामा, मतलब $1 का था, ऑलमोस्ट एज इक्वल टू फ्री। अब इस कमेंट को ऑफ डोनाल्ड ट्रंप पैनामा की सरकार ने और पैनामा के लोगों ने अच्छी स्पिरिट में नहीं लिया, एंड इनफैक्ट पैनामा ने भी इनको पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अनवेलकम डिक्लेयर कर दिया था। वो और बात है कि अब ये प्रेसिडेंट है। नाउ द मोटिव to make this video is not to talk about Brad Pitt, is not to talk about Donald Trump, is not to talk about America-Panama relations, but only and only to talk about the Vienna Convention। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट आता है कि ओनली डिप्लोमैट्स के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा इन्वोक किया जा सकता है, तो नो, पर्सोना नॉन ग्राटा कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड अगेंस्ट somebody who's not a diplomat। अब डोनाल्ड ट्रंप तब प्रेसिडेंट नहीं थे जब वो कैंपेन कर रहे थे और पैनामा के बारे उन्होंने बात करी थी, पैनामा कनाल के बारे बात करी थी। नाउ अब मैं क्रूड कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करना चाहता हूं रिलेटेड टू द वियना कन्वेंशन। वेलकम टू द वीडियो। वैसे वेलकम थोड़ा लेट कर रहा हूं, ऑलरेडी 3rd मिनट इनटू द वीडियो। माय नेम इज कुबेर सिंह, योर फ्रेंडली नेबरहुड एजुकेटर फॉर IR, फॉर सिक्योरिटी, फॉर एसे राइटिंग, और यहां पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अंत तक बने रहें, बिकॉज अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं होगा यूपीएससी के लिए, बिल्कुल रेलेवेंट हो सकता है, बिकॉज ये बिल्कुल एक नया हादसा है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है राइट जस्ट अ मंथ बिफोर द प्रीलिम्स। सो देयरफॉर इसकी कवरेज बहुत ज्यादा न्यूज में हो रही है। तो प्लीज यहां पे पेशेंटली इस वीडियो को देखें और समझें वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। एंड एक और कन्वेंशन की बात मैं अंत में करूंगा जो कि वियना कन्वेंशन से रिलेटेड है। नाउ आफ्टर द पहलगाम अटैक्स, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने ये कहा था कि डिफेंस यानी कि जो सीनियर मिलिट्री एडवाइजर्स, नेवल एयर एडवाइजर्स जो पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में जो एस्टैब्लिश्ड है, जो वहां पे मिलिट्री एडवाइजर्स बैठे हैं, जो सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हैं, दे आर पर्सोना नॉन ग्राटा, व्हिच मींस पर्सोना नॉन ग्राटा इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस दैट यू आर नॉट वेलकम, दैट यू आर अनवेलकम। ऑलराइट। और साथ के साथ इंडिया ने भी अपने खुद के जो सीनियर वरिष्ठ मिलिट्री एडवाइजर्स थे, चाहे वो डिफेंस से हो, नेवी से हो, एयर एडवाइजर्स हो, या जो सीनियर डिप्लोमेट्स थे जो कि इंडियन हाई कमीशन में बैठे थे इन इस्लामाबाद, उनको भी हमने विड्रॉ कर लिया है पोस्ट दिस हॉरिफिक पहलगाम टेरर अटैक। अब वियना कन्वेंशन, अब यहां पे वियना कन्वेंशन को इन्वोक किया गया है। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961, ये एक यूएन ट्रीटी है, ये एक यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है जिसमें कुछ ऐसे कॉमन सिद्धांत, कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ले आउट करे गए हैं कि कैसे जो कंट्रीज हैं वो कैसे एक दूसरे के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, राजदूतों को, एम्बेसडर्स को कैसे वो ट्रीट करेंगे। क्यों? ताकि एक फ्रेंडली माहौल, देखो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वो किसी भी देश के साथ दुश्मनी करे,
हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। ये एक कॉमन कस्टम है, किसी भी जगह पे आप जाएंगे, अगर आप एज अ गेस्ट किसी के घर जा रहे हैं तो आपको वो जरूर चाय पानी पूछेंगे, वेलकम करेंगे, बट प्रोवाइडेड आप दोनों के रिलेशंस एक दूसरे के साथ अच्छे हों। अच्छा, अगर दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं भी हैं तो भी आउट ऑफ कर्टेसी डिप्लोमेसी क्या कहती है, दैट यू ऑलवेज एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ये कहता है कि दो देश एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिकली अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि जितना हो सके उतने ही अच्छे फ्रेंडली स्मूथ रिलेशंस और प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स दो देशों के बीच में बने रहें। अब ये बाइंडिंग है ऑन 193 मेंबर्स। व्हाई? बिकॉज 193 कंट्रीज of the United Nations, they have ratified this convention, meaning that they agree कि it is legally binding upon them. इंडिया ने वीना कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1972 के तहत इसको रैटिफाई किया था। आई होप आपको सिग्नेटरी और रैटिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो मतलब पता है कि आपने एक ट्रीटी को आपने साइन किया, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं होता कि आपने रैटिफाई कर दिया। रैटिफिकेशन के लिए आपको अपने डोमेस्टिक आपको एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन लेके आनी पड़ेगी जो कि उस पर्टिकुलर ट्रीटी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेगा। सो रैटिफिकेशन एक चीज होती है, सिग्नेटरी एक चीज होती है। इंडिया ने रैटिफाई किया था 1972 में। 193 मेंबर कंट्रीज हैं, व्हिच मींस कि ये वन ऑफ द यूएन ट्रीटीज है, बिकॉज नॉट ऑल यूएन ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग। अगर आप चाहते हैं कि यूएन ट्रीटीज कौन सी लीगली बाइंडिंग है कौन सी नहीं है, ये आप सब जो नॉमेनक्लेचर है समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना यूनाइटेड नेशंस लिखना कमेंट सेक्शन में। 100 कमेंट्स अगर 100 कमेंट्स आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ आर्टिकल 8 ऑफ द वियना कन्वेंशन की बात करते हैं। आर्टिकल 8 ऑफ द वियना कन्वेंशन क्या कहता है? मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ द मिशन, दे शुड इन प्रिंसिपल बी ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द सेंडिंग स्टेट। अब यहां पे दो तरह के स्टेट्स की बात होगी। एक तो होगा सेंडिंग स्टेट और एक होगा रिसीविंग स्टेट। अब यहां पे मान के चले कि सेंडिंग स्टेट पाकिस्तान है, रिसीविंग स्टेट इंडिया है। तो यानी कि आर्टिकल 8 ऑफ द वियना कन्वेंशन कहता है कि देखो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है ऑफ द सेंडिंग स्टेट यानी कि पाकिस्तान का, उसमें वो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ जो कि इंडिया में आ रहा है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी का ही होगा, यानी कि सेंडिंग स्टेट की नेशनैलिटी का होगा। Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among the persons having the nationality of the receiving state। लेकिन यानी कि अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन है इंडिया में, लेट्स से मुंबई में है, लेट्स से दिल्ली में है, अब वहां पे वो जो ऑफिस बनेगा वहां पे जितने भी लोग काम करेंगे वो सारे के सारे पाकिस्तान नेशनैलिटी के होंगे। इंडियन नेशनैलिटी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के किसी भी एम्बेसी या पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान यानी कि सेंडिंग स्टेट अगर रिसीविंग स्टेट से परमिशन लेता है, अप्रूवल लेता है, रिसीविंग स्टेट यानी कि यहां पे इंडिया है, अगर अप्रूवल लेता है कि हमको आपकी नेशनैलिटी के कुछ लोगों को अपने डिप्लोमेटिक मिशन में हायर करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने परमिशन दी है, यानी कि अगर हमने रिसीविंग स्टेट के तौर पे परमिशन दी है, बात को ध्यान से समझो कि हां हमारे कुछ नेशनल्स हैं, इंडियन नेशनल्स हैं जो कि आपके डिप्लोमेटिक मिशन में काम कर सकते हैं, डजंट मीन कि अगर हमने परमिशन दे दी तो वो जिंदगी भर करते रहेंगे। जब हम चाहें तो किसी भी टाइम पे हम अपने नेशनल्स को उनके डिप्लोमेटिक मिशन में से विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको देखे बिना समझ नहीं आएगा, कंटेंट पढ़ने से नहीं समझ आने वाला है, आपको आके देखना ही पड़ेगा वीडियो। ये आर्टिकल 9 और ये होली सोली वीना कन्वेंशन का वीडियो है। इसके अलावा आपको वीना कन्वेंशन के बारे पीएचडी या मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर जनरल नॉलेज, ऑल्सो फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आर्टिकल 9 वीना कन्वेंशन का कहता है कि रिसीविंग स्टेट यानी कि इंडिया में एट एनी टाइम एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमको अपना डिसीजन एक्सप्लेन करना है कि क्यों हमने आपको एक्सपेल किया, कि क्यों हम आपको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारी मर्जी, हम जब चाहे विदाउट हैविंग टू हैव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट अ डिसीजन हम नोटिफाई कर सकते हैं सेंडिंग स्टेट को, सेंडिंग स्टेट यानी कि पाकिस्तान, दैट द हेड ऑफ द मिशन और एनी मेंबर ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टाफ इज नॉट वेलकम, इज पर्सोना नॉन ग्राटा। इन एनी सच केस जो सेंडिंग स्टेट है यानी कि पाकिस्तान, उसको या तो रिकॉल करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको हमने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है, या उनके फंक्शंस को, उनके जो काम के लिए वो यहां पे आए थे, जिस काम के लिए वो इंडिया में मौजूद थे, जो डिप्लोमेटिक मिशन में वो काम कर रहे थे, उनके फंक्शंस टर्मिनेट करने पड़ेंगे इमीडिएटली।
अगर पाकिस्तान बोले कि नहीं हम तो रिकॉल नहीं करेंगे, बिकॉज एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, हमने 1 वीक का टाइम पीरियड दिया था, हमने कहा कि पर्सोना नॉन ग्राटा जो हमने इंडिविजुअल्स को डिक्लेयर किया था उनको हमने 1 वीक का टाइम पीरियड दिया था कि विद इन 1 वीक पाकिस्तान को बुलाना ही पड़ेगा। सो अगर सेंडिंग स्टेट यानी कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं हम नहीं बुलाएंगे, या फेल्स टू रिकॉल दीज पीपल, लाइक इस केस में जो सीनियर मिलिट्री एडवाइजर्स थे पाकिस्तान की नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, अगर उस रीजनेबल टाइम पीरियड में हमने 1 वीक का टाइम दिया था, अगर पाकिस्तान नहीं रिकॉल करता या वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम बुलाएंगे ही नहीं, देन जो रिसीविंग स्टेट है यानी कि इंडिया, we can refuse to recognize the person concerned as the member of the mission, and therefore अगर हम refuse कर देंगे उसको, उस individual को to recognize that you are a member of the mission, so which means जो diplomatic immunity वो enjoy कर रहा था या कर रही थी by virtue of being by virtue of being a member of the diplomatic mission of the sending state, अब वो इम्यूनिटी वो एंजॉय नहीं करेगा या वो नहीं करेगी। ये आर्टिकल ये भी कहता है दैट पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा इवन बिफोर अराइविंग इन द कंट्री, यानी कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी इंडिविजुअल को कह सकते हैं कि ये व्यक्ति यहां पे वेलकम नहीं है, इवन बिफोर वो यहां पे भारत की सरजमीन पे कदम भी रखे। मैं आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल ब्रेक करके समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझो। आर्टिकल 11 क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक अग्रीमेंट, बिकॉज देखो वियना कन्वेंशन न्यूज में केवल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बट इवन कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में भी था। 2023 की बात है, कुछ हुआ था, कनाडा ने अपने कुछ 41 डिप्लोमेट्स रिकॉल करे थे बिकॉज इंडिया ने कहा था कि आपका जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो बहुत बड़ा है साइज में, उसको थोड़ा छोटा करे। आर्टिकल 11 कहता है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक अग्रीमेंट एज फार एज द साइज ऑफ द मिशन इज कंसर्न्ड, रिसीविंग स्टेट यानी कि यहां पे इंडिया मे रिक्वायर दैट द साइज ऑफ अ मिशन शुड बी केप्ट विद इन सम रीजनेबल लिमिट्स। जो व्हाट इज रीजनेबल, नाउ व्हाट वुड बी रीजनेबल, जो रिसीविंग स्टेट को रीजनेबल लगेगा। So what the receiving state would deem to be reasonable, वो reasonable माना जाएगा। It could be कि receiving state में जो situations हैं, जो circumstances हैं, favorable नहीं है। Hypothetically मान लीजिए कि receiving state में मान लो hypothetically इंडिया में कुछ ऐसी situation है कि यहाँ पे drought है, कोई natural disaster आया है या civil war चल रहा है, whatever the reason might be, हमको अगर लगता है कि इतने लोग, let's say अगर पाकिस्तान ने 50 लोग भेजे थे अपने डिप्लोमेटिक मिशन में, एम्बेसी में दिल्ली, हम कहते नहीं वो 50 नहीं उसको 20 कर दो। अब वो हमको रीजनेबल लग रहा है 20 का फिगर, वो हमको रीजनेबल लग रहा है, हमको जस्टिफाई नहीं करना। वी डू नॉट नीड टू जस्टिफाई दैट व्हाई 20 इज रीजनेबल इनफ फॉर अस। आर्टिकल 22 ऑफ द वीना कन्वेंशन वो ये कहता है कि प्रमाइसेस ऑफ द मिशन, जो ऑफिस है, जो फिजिकल स्पेस है ऑफ द मिशन, दैट इज इनअवेलेबल, व्हिच मींस कि रिसीविंग स्टेट में से कोई भी डिप्लोमैट हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो एटसेट्रा एटसेट्रा, वो एकदम से अनअनाउंस्ड एंटर नहीं कर सकते हैं इन द फिजिकल प्रमाइसेस ऑफ द मिशन एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ द मिशन। हेड ऑफ द मिशन यानी कि हेड ऑफ द डिप्लोमैटिक मिशन, यानी कि आप एकदम से, बेशक आपकी कंट्री के अंदर, बेशक इंडिया के अंदर फिजिकल स्पेस में इजरायली एम्बेसी है, सऊदी एम्बेसी है, व्हाटएवर किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, तो वो जो फिजिकल स्पेस है, वो जो प्रेमाइसेस हैं, दे आर इनवैल्यूएबल। आप यानी कि इंडिया से कोई भी, यानी कि हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हो, हमारे टैक्स अथॉरिटीज हो, कोई भी रिसीविंग स्टेट में से कोई भी एजेंट्स हो, डिप्लोमैटिक एजेंट्स हो, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हो, वो बिना परमिशन लिए, किससे परमिशन लेंगे? हेड ऑफ द मिशन से, वो ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं, तहकीकात नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आर्टिकल 22, रिसीविंग स्टेट यानी कि इंडिया इज ऑल्सो अंडर अ स्पेशल ड्यूटी टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट स्टेप्स, कि जो प्रेमाइसेस ऑफ द मिशन है वो प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट एनी इंट्रूजन और अगेंस्ट एनी इन्वेजन। मान लो कि यहां पे कोई ऐसा हमारे हाइपोथेटिकली मान लो कि डिप्लोमैटिक मिशन है, डिप्लोमैटिक मिशन लेट्स से इजराइल का है, कल को वहां पे बाहर एक प्रोटेस्ट होता है इन सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स लिविंग इन गाजा और इन सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, डजंट मीन कि जो हमारे लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन, अगर वो इजरायली एम्बेसी पे हाइपोथेटिकली पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे या अटैक करना शुरू कर देंगे, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमको प्रिवेंट करना है कि ऐसा कोई अटैक इजराइल की एम्बेसी पे ना हो, यानी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि पीस बनी रहे, पीस ऑफ द
जो फिजिकल प्रमाइस है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री का जो मिशन है वो बना रहे, वो डिप्लोमेटिक मिशन में कोई भी इंसान अनअनाउंस नहीं जा रहा, कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी रादर देन इंश्योर करना, वो रिसीविंग स्टेट यानी कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनली इट स्टेट्स premises of the mission, their furnishings and other property thereon, and the means of the transport of the mission that would be immune from any kind of search, requisition, attachment or execution. यानी कि जो प्रॉपर्टी है, whatever physical property is of the diplomatic mission involved, या चाहे वो गाड़ियों की भी क्यों ना बात करें, whatever car is being utilized to for commute purposes, कि डिप्लोमेट को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, ये सब चीजें whatever the physical property including the vehicles or including whatever modes of transportation are involved, they would be immune from any kind of search, requisition, attachment or execution. Of course अगर तो national security की बात आती है तब वहां पे different clauses आते हैं, but day to day affairs में routine work में ऐसे एंटर करके उस मिशन की आप तहकीकात नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है अबाउट द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द मिशन, यानी कि सब्जेक्ट टू इट्स लॉज एंड रेगुलेशन कंसर्निंग जोन्स एंट्री इनटू व्हिच इट इज प्रोहिबिटेड, यानी कि अगर मान लो कि अगर कुछ ऐसे एरियाज में जहां पे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं या ऐसे एरियाज में जहां पे एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स इज प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड तो और चीज है, तो वो एक्सेप्शन है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन रिसीविंग स्टेट को ये इंश्योर करना है कि जो डिप्लोमेटिक मिशन के ऑफिशियल्स हैं उनको आजादी है, उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है एंड ट्रैवल है। फॉर एग्जांपल अगर डिप्लोमेटिक मिशन मुंबई में है तो विद इन मुंबई जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है या जो डिप्लोमैट्स है वो ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, अनलेस मान लो कि मुंबई के एक पर्टिकुलर एरिया में लेट्स से कोई ऐसा परसेप्शन आया कि वहां पे अटैक हो सकता है, वहां पे टेरर अटैक हो सकता है और उस एरिया को सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तो वहां पे एंट्री रेगुलेटेड है या प्रोहिबिटेड है तो और बात है। लेकिन इन जनरल ये इंडिया यानी कि रिसीविंग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट डिप्लोमेटिक मिशन या डिप्लोमैट्स दे आर फ्री टू ट्रैवल इन द टेरिटरी जहां पे उनका ऑफिस है, जिस सिटी में उनका ऑफिस है या कहीं और भी अगर वो ट्रैवल करना चाहे अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री दे कैन, एक्सेप्ट कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसी एरिया को लेट्स से हाइपोथेटिकली वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है या वहां पे एंट्री बैन है तो वो और चीजें आ जाती हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि रिसीविंग स्टेट यानी कि इंडिया विल परमिट एंड प्रोटेक्ट द फ्री कम्युनिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मिशन फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस बट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए अगर किसी डिप्लोमेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस दूसरी जगह पर रेगुलेशन लगाया गया है, लेट्स से फ्रॉम वन सिटी ए टू द अदर सिटी बी एक डिप्लोमेट ने ट्रैवल करना है बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑफ लेट्स से नेशनल सिक्योरिटी यहां पे बी सिटी में रेगुलेशन है, प्रोहिबिशन है, बट अगर ये डिप्लोमेट ऑफिशियल पर्पस के लिए फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी जा रहा है, अब इस पर्टिकुलर ट्रैवल को कोई रोक नहीं सकता है। तो द रिसीविंग स्टेट यानी कि इंडिया विल हैव टू परमिट एंड विल हैव टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ दिस डिप्लोमेट टू कम्युनिकेट और टू ट्रांजिट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। 1961 कन्वेंशन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 29 द पर्सन ऑफ अ डिप्लोमेटिक एजेंट शैल बी इनवैल्युएबल, यानी कि जो डिप्लोमेटिक मिशन का कोई डिप्लोमेट है, कोई एम्बेसडर है या कोई ऑफिशियल है, उसको आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, डिटेन नहीं कर सकते हैं। जो रिसीविंग स्टेट है यानी कि इंडिया विल ट्रीट हिम और हर विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विल टेक ऑल अप्रोप्रिएट स्टेप्स कि उस इंसान, उस व्यक्ति के ऊपर कोई अटैक ना हो या उसकी मान मर्यादा या उसकी आजादी पे आंच ना आए। यह बात की जिम्मेवारी भारत की होगी। नोटेबली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ्लोज फ्रॉम टू कन्वेंशंस। अब ये दो कन्वेंशंस हैं, मैंने आपके साथ बात करी है वियना कन्वेंशन 1961 की, एक और कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन द कॉन्सुलर रिलेशंस 1963। तो आर्टिकल 41 ऑफ द वियना कन्वेंशन भी एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वियना कन्वेंशन ऑफ 1961 का। वो क्या कहता है? ये कन्वेंशन ये भी कहता है प्रोविजंस रिगार्डिंग द नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द डिप्लोमैट्स इन द होस्ट कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, व्हिच मींस जो सेंडिंग स्टेट है वो किसी किस्म की इंटरफेरेंस या दखल अंदाजी नहीं करेगी होस्ट कंट्री यानी कि रिसीविंग कंट्री के इंटरनल पॉलिटिकल या व्हाटएवर इंटरनल मैटर्स में। तो जो सेंडिंग स्टेट वुड हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज एंड द रेगुलेशंस ऑफ द रिसीविंग स्टेट, चाहे वो रिसीविंग स्टेट
में जितनी मर्जी हुकूमत हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, हाइपोथेटिकली आप कहे कि मतलब हाइपोथेटिकली कि इंडिया में मार्शल लॉ है, कि वहां पे मार्शल लॉ इंडिया में है, ये है वो है, इंडिया में हुकूमत है, डिक्टेटरशिप है, जैसा भी है वो इंडिया के लिए है, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर लॉज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली मान लो कि पाकिस्तान में आज मार्शल लॉ हो जाता है, मिलिट्री कू हो जाता है, तो अगर हमारे ऑफिशियल्स वहां पे बैठे हैं, हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स वहां पे बैठे हैं, तो पाकिस्तान में जो भी हो उनका इंटरनल मैटर है, वो मिलिट्री कू हो, वहां पे कल को प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करें, प्रेसिडेंट को असैसिनेट करें, उनका इंटरनल मैटर है, हम उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो विच मीन्स कि सेंडिंग स्टेट विल नॉट इंटरफेयर in the matters, in the internal matters of the receiving state. All right, so they have a duty not to interfere in the internal affairs of the receiving state. अब दूसरी कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस। तो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963 भी बात करता है अबाउट हाउ टू कंट्रीज विल ट्रीट ईच अदर, लेकिन जो वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशंस है वो डील करता है कॉन्सुलर ऑफिशियल्स पे, नॉट डिप्लोमैट्स पे। देखो अब यहां पे बात को समझना है, कॉन्सुलर ऑफिशियल्स और डिप्लोमैट्स पे अंतर क्या है। अब देखो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, राइट। इसमें कॉन्सुलर रिलेशन जो है बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो क्लियर डिफाइन किए गए हैं। जो कॉन्सुलर स्टाफ होता है वो मोस्टली जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है, जैसे आपको मान लो वीजा दिलवाना है, वीजा अप्रूवल लेना है, आपके पासपोर्ट वेरिफिकेशन की बात आती है, जो आपका डे टू डे वर्क होता है, जो डे टू डे वर्क आपकी एम्बेसी में होता है, वो कौन करता है? कॉन्सुलर ऑफिशियल्स करते हैं। जो कॉन्सुलर ऑफिशियल्स होते हैं वो करियर डिप्लोमैट्स नहीं होते हैं। अब आप एज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिशियल आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, आप एज अ डिप्लोमैट जा रहे हैं, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काम कर रहे हैं, नॉट एज एन आईएफएस ऑफिसर, तो आप एक कॉन्सुलर ऑफिशियल के तौर पे किसी कंट्री में काम करेंगे। यानी कि जो डिप्लोमैट्स हैं वो करियर डिप्लोमैट्स हैं, जो कॉन्सुलर ऑफिशियल्स हैं वो करियर डिप्लोमैट्स नहीं हैं। लेकिन जो कॉन्सुलर ऑफिशियल्स हैं अगर वो किसी कंट्री के डिप्लोमैटिक मिशन में या कॉन्सुलेट में काम कर रहे हैं तो उनको भी कुछ इम्यूनिटीज मिलेंगी, कुछ ना कुछ इम्यूनिटीज वो भी इंजॉय करेंगे। A council normally operates out of an embassy in a different country and performs two functions. पहला, protecting the interest of the country and the countrymen of the council, and दूसरा, furthering the commercial and economic relations between two countries. Alright? तो डिप्लोमैट्स जो होते हैं, जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इश्यूज एंड इवन इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करते हैं विद देयर काउंटरपार्ट्स जो कि दूसरे रिसीविंग स्टेट में है। लेकिन जो काउंसलर ऑफिशियल्स हैं उनका ये मैंडेट नहीं है कि उनको पॉलिटिकल, मिलिट्री या इकोनॉमिक मुद्दों पे बातचीत करनी है, उनका पॉलिसी मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो कॉन्सुल है वो एक डिप्लोमैट नहीं है, वो एक ही ऑफिस में जरूर काम कर सकते हैं, बट अंडर द ट्रीटी जो कॉन्सुल ऑफिशियल्स हैं दे आर अफोर्डेड मोस्ट ऑफ द सेम प्रिविलेजेस, लेकिन उनको डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी नहीं। डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी इज मच वाइडर। They enjoy consular immunity, which is not as wide as diplomatic immunity. Now, consular officers जो हैं, they are not given absolute immunity from the host country, यानी कि from the receiving country's criminal jurisdiction, which means कि they can be tried for any local crime जो कि उन्होंने commit करा है by a local court. But जो consular officials हैं, वो immune हैं from the local jurisdictions only in cases जहां पे वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं which is relating to their day to day consular functioning। यानी कि जो वहां के सिविल कोर्ट्स हैं, किसी भी रिसीविंग कंट्री के जो सिविल कोर्ट्स हैं, वो एक कॉन्सुलर ऑफिशियल को तहकीकात में या कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं अगर उसके कुछ डे टू डे फंक्शनिंग में उसने कुछ गलत किया है। वो काम देखने के लिए उसकी जो कंट्री है वो देखेगी, उस रिसीविंग स्टेट का जो न्यायालय है वो नहीं देखेगा। तो आपको कॉन्सुलर और डिप्लोमैटिक रिलेशंस में और कॉन्सुलर और डिप्लोमैटिक ऑफिशियल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। वियना कन्वेंशन ऑन द कॉन्सुलर रिलेशंस ये अप्रैल 1963 में अडॉप्ट किया गया था। अगेन इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कॉन्सुलर रिलेशंस बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को गवर्न करते हैं। एंड एज ऑफ नवंबर 2021 इस कन्वेंशन को रैटिफाई करा है 182 स्टेट्स ने। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस वो 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, यहां पे 182 स्टेट्स हैं। Most of the UN member states इसमें involved है and observer entities like the Holy See and the State of Palestine भी involved है।
सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर अपने प्रीलिम से पहले, आई नो 20 डेज का टाइम रह चुका है, फटाफट रैपिडली अब बहुत ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आईआर के अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन का प्रोग्राम ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। 7 आवर्स में मोर देन 200 टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं, तो अभी टाइम है फटाफट रिवीजन का। प्लीज इस कोर्स का फायदा उठाएं। इसकी कीमत इज ओनली 1300 रुपीज, सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। अगर ठीक लगे तो उसको एनरोल कर लेना। चलिए हम मिलेंगे बहुत जल्द, यूट्यूब पे मुलाकात होती रहेगी। अपना ध्यान रखें।